एक लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह इंटर 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण करती है। फिर आगे ग्रेजुएशन में दाखिला लेती है। उसका सपना था यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके आईएएस अधिकारी बनना। वह लड़की अपने पढ़ाई को उच्च स्तर पे जारी रखती है, लेकिन घर वालों के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसकी भावनाओं को कद्र नहीं करते हैं। जैसे ही वह लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, तब उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। लड़की बहुत मायूस हो जाती है। उसे लगता है कि अब मैं शायद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान करती है और शादी कर लेती है। जब ससुराल जाती है तो उसे बहुत उम्मीद होती है कि मेरे पति मेरा साथ देंगे मेरे सपनों को पूरा करने में, लेकिन वहाँ भी उसके साथ वही होता है। जैसे उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी भावनाओं को नहीं समझे, वैसे ही सास ससुर भी थे जो उनके सपनों को मार देना चाहते थे। वह कहते थे जब लड़की पढ़ाई करती तो उसे क्या तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है, करना तो तुम्हें घर का काम ही है, उसके लिए तो तुमने पढ़ाई कर ही लिया है, छोड़ दो अब पढ़ाई। लेकिन वह लड़की ज़रा से भी डगमगाती नहीं है अपने लक्ष्य को, भले ही घर वाले कुछ भी कहें। वह अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और अपनी निगाह में अपने मंजिल को रखती है। अनबन घर में जो हो रहा था उसमें उसका पति भी साथ नहीं दे पाता। वह अपने माँ बाप के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाता था। इस तरह से लड़की बहुत मायूस और हताश हो जाती है। तब उसे लगा कि अब शायद मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वह तलाक लेने का फैसला करती है और कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर देती है। फिर जुड़ जाती है जीवन में अपनी पढ़ाई करने में और अपने लक्ष्य को पाने में। आखिर वह समय भी आ जाता है जब वह लड़की अपने मंजिल को पा लेती है। जिस कामयाबी के शिखर पर वह पहुंच जाती है, वहाँ पर पहुंचने के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं। फिर भी उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि वह अपने मंजिल को पाएंगे या नहीं भी। आखिर इस लड़की की राह में हुई अनबन और संघर्ष, उसके बाद कामयाबी की जीवन गाथा जानेंगे हम आगे वीडियो में। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार। आज की कहानी एक संघर्षशील महिला की है जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर अपने कामयाबी के बुलंदी पर पहुंचती है, जहां से वह एक नई इबारत लिखती है। कलेक्टर ऑफिस में बहुत गहमागहमी होती है। सुबह का समय था, नई कलेक्टर मैडम आने वाली थी, तो सारे स्टाफ जो थे वह तैयारियों में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में जब 10 बजते हैं तभी कलेक्टर प्रांगण में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आती है और सभी कर्मचारी गाड़ी के पास दौड़ पड़ते हैं। बड़े बाबू दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोल के फूलों का गुलदस्ता मैडम को देते हैं और क्रम से जितने भी लोग होते हैं सब मैडम को स्वागत के लिए हाथों में फूल का गुलदस्ता देकर खड़े थे। मैडम नीली ऑर्गेन्जम का चश्मा लगाए, हाथ में घड़ी और मोबाइल लिए और दूसरे हाथ में डायरी लिए एक बहुत ही सुंदर और सभ्य लग रही थी। वह गाड़ी से उतरते ही सभी के हाथों से फूल का गुलदस्ता लेकर अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े होते हैं क्लर्क, वहाँ के प्रेम सिंह सैनी। वह अपना सर नीचे झुकाकर खड़े थे। मैडम ने उनके हाथ से भी गुलदस्ता लिया और एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़े बाबू मैडम को लेकर केबिन में चले गए और फिर वहाँ पर कलेक्टर कार्यालय के सभी कर्मचारी मैडम के केबिन में उपस्थित हुए। फिर बड़े बाबू सबका पद और पर्चे की जानकारी देने लगे। पंक्ति में दूसरी तरफ खड़े होते हैं प्रेम सिंह सैनी, जो मैडम के ठीक सामने खड़े थे। जब उनका नंबर आया तब वह सबसे लाइन के आखिरी में चले गए, तो मैडम ने कहा बड़े बाबू से कि आप इनका परिचय क्यों करवा रहे हो, रहने दो, यह अपना परिचय खुद देंगे। तब प्रेम सिंह सैनी मैडम से कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं इस ऑफिस में क्लर्क हूँ।
इतना कहकर वह झट से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम सिंह को बाहर जाते हुए देखते हैं तो बड़े बाबू को लगता है कि शायद प्रेम सिंह सैनी की किसी बात से नाराज़ी है और इस तरह से जाना किसी को अच्छा नहीं लगा। नई कलेक्टर मैडम के स्वागत में सब लोग लगे थे और मैडम की सुंदरता, सभ्यता, व्यवहार की सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ लोग ऑफिस में कार्य की चर्चा कर रहे थे और प्रेम सिंह सैनी एक टेबल पर उदास होकर बैठा था, मानो उसे कोई परेशानी हो। तभी बड़े बाबू प्रेम के पास आकर थोड़ा नाराज़गी से पूछा कि आपको इस तरह से कलेक्टर मैडम के केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन प्रेम सिंह सैनी कुछ जवाब नहीं देता है। वह अपनी नज़रें गड़ाए फाइल में सिर्फ देखता रहता है। बड़े बाबू वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन प्रेम सिंह ड्यूटी पर नहीं आता। वह बड़े बाबू को फ़ोन करके बता देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा ऑफिस। अब कलेक्टर मैडम को ज्वाइन हुए वहाँ 1 महीना हो गया था। अब तब कलेक्टर मैडम के सामने स्टाफ के जितने भी कर्मचारी थे वह किसी न किसी बहाने अपने काम को लेकर जा चुके थे। जो नहीं आया था मैडम उससे किसी न किसी के उद्देश्य से अपने पास बुलवा चुकी थी, यानी मैडम सबका चेहरा एक बार देख चुकी थी। सिर्फ प्रेम सिंह ही ऐसा था जो अभी तक मैडम के सामने एक भी बार नहीं आया। महीने भर में न तो मैडम ने उसे किसी काम से बुलाया और प्रेम सिंह को जब भी ज़रूरत पड़ती मैडम के पास जाने का, तब वह अपने दूसरे सहयोगी को भेज देता कि लो मेरी फाइल, जाकर मैडम के पास यह काम करवा दो। इस तरह से ऐसे ही काम चलता रहा। कलेक्टर मैडम रोज़ जब ड्यूटी पर आते तब वह एक बार हॉल में खड़े होकर सभी स्टाफ कर्मचारियों से गुड मॉर्निंग बोलती और चले जाते। मैडम की यह आदत सभी को बहुत अच्छी लगती, लेकिन प्रेम सिंह सैनी मैडम से नज़र मिलाने में कतराते रहते थे। कई दिनों तक मैडम ने जब उसे अपने स्थान पर नहीं देखा तब उन्होंने पूछा बड़े बाबू से कि क्या प्रेम सिंह ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बाबू कहते हैं मैडम नहीं, वह नहीं आ रहे हैं। तब मैडम ने बड़े बाबू से कहती हैं क्या उन्होंने कोई सूचना दी है, छुट्टी ली है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं मैडम, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब मैडम थोड़ा नाराज़गी में कहती हैं कि यह तो ठीक नहीं है, इस तरह से किसी कर्मचारी का मनमानी करना, और बड़े बाबू को आदेश देती हैं कि तुम जाकर पता करो और पता लगाओ कि वह ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। तब बड़े बाबू उनके पास फ़ोन करके पता करते हैं और मैडम की नाराज़गी के बारे में बताते हैं। तब प्रेम सिंह अगले दिन ऑफिस आता है और जाकर मैडम के सामने उपस्थित होता है। मैडम नाराज़गी से वह कह रही थी कि मिस्टर प्रेम, यह सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ नियम और कानून हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए थी तो आप आए, एप्लीकेशन देकर सूचित कर देते कि छुट्टी ले लेते। लेकिन प्रेम बाबू खामोश खड़ा था, वह जवाब नहीं देता। मैडम फिर अपनी बात आगे जारी रखती हैं और आगे कहती हैं कि यह कोई घर आपका नहीं है कि जब भी चाहा तब चले जाए और जब चाहो तब आ जाओ। आइंदा याद रखिएगा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना मैं आपके खिलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करूँगी। तब प्रेम गुस्से में था, वह जवाब दे देता है कि मैडम, हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं हैं। हमारी छुट्टी बाकी थी तो मैंने ले लिया। इतना कहकर वह मैडम के केबिन से बाहर चला जाता है। मैडम उसे बाहर जाते हुए देख रही थी कि वह कितने गुस्से में था। फिर मैडम बड़े बाबू को बुलाती हैं केबिन और उससे पूछताछ करती हैं प्रेम के बारे में। तो बड़े बाबू बताते हैं कि मैडम 2 साल पहले यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई। जब से यह आए हैं मैं देख रहा हूँ हमेशा खामोश ही रहते हैं। न तो इनकी यहाँ पर किसी से दुश्मनी है और ना तो किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। वह हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अब मैडम को आए हुए यहाँ पर
काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैडम की ख्याति पूरे ज़िले में हो रही थी। कलेक्टर ऑफिस से लेकर जनता जनार्दन तक के बीच में मैडम काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। कलेक्टर ऑफिस के ही दूसरे सीनियर ऑफिसर होते हैं। वर्मा जी विकास कार्य का हर एंटर वर्मा जी के टेबल से होकर ही गुजरता था और हर टेंडर में वर्मा जी का कमीशन फिक्स होता था और ऊपर की जो कमाई होती थी उसके ऊपर के अधिकारियों तक का शेयर होता था। चर्चा तो यह भी थी कि इसके पहले जो कलेक्टर थे उसका भी शेयर फिक्स रहता था। अब मैडम को यह सब जानकारी धीरे धीरे ऑफिस में मिल रही थी, तब मैडम ने वर्मा जी के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया। बाद में जब वर्मा जी को जानकारी होती है कि मैडम मुझ पर नकेल कस रही हैं, तब वह मैडम के खिलाफ ऑफिस में भी बोलने लगा और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। एक दिन किसी टेंडर को मैडम ने पास नहीं किया तो वर्मा जी बहुत नाराज़ हो गए। वह ऑफिस में ही मैडम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगा और प्रेम सिंह यह सारी बात उसकी सुन रहा था, लेकिन वर्मा बेलगाम होकर लगातार बोले जा रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वह उलझ गया वर्मा से और फिर हाथापाई तक बात आ गई। ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। स्टाफ सब एक दूसरे को छुड़ाने लगे और हंगामा शोर को सुनकर मैडम भी अपने केबिन से बाहर आ गई। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ और फिर मैडम केबिन में अपने चली गई। बड़े बाबू को बुलाकर पूछा, आखिर बात क्या है, हंगामा क्यों खड़ा हुआ है? और यहाँ पर वर्मा और प्रेम सिंह के लड़ने झगड़ने को लेकर जो कर्मचारी थे उनमें चर्चा भी होने लगी कि आखिर वर्मा के द्वारा मैडम की बुराई किए जाने पर प्रेम सिंह क्यों उलझ गया, आखिर क्या बात है। बड़े बाबू को बुलाकर मैडम ने जब पूछा तो उसने बताया कि वर्मा आपके खिलाफ बोल रहा था, इसलिए प्रेम सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उलझ गया। फिर मैडम बड़े बाबू के माध्यम से प्रेम सिंह को अपने केबिन में बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं, आखिर यह सब क्या कर रहे थे आप? यहाँ सरकारी कार्यालय है, कोई आपका घर और सड़क नहीं है कि जब जो चीज़ चाहे वह कर लो। इस तरह से लड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्रेम सिंह सर झुकाए हुए ही कहता है कि वर्मा आपके खिलाफ बोल रहा था, मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगा आपकी बुराई किए जा रहा था। तब मैडम कहती हैं कि वह मेरी बुराई कर रहा था, ना कि आपकी। तो आपकी तो कर नहीं रहा था, तो मैं कानूनी कार्रवाई उस पर करते, आपको लड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपको मेरे लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया? लेकिन प्रेम सिंह चुपचाप सर नीचे करके खड़ा रहा, वहाँ कुछ नहीं बोल रहा था। तब मैडम को और भी ज़्यादा नागवार लगता, वह थोड़ा ऊंचे स्वर में और नाराज़गी से कहती हैं, प्रेम सिंह तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ पूछ रही हूँ ना। तब प्रेम सिंह गुस्से में अपना सर ऊपर करके मैडम की ओर देखने लगा। मैडम भी थोड़ा नर्वस हो जाती हैं। फिर वह कहने लगा, अगर मैं अलग हो गया हूँ तो क्या हुआ? अगर इस तरह से आपकी बुराई करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर प्रेम सिंह मैडम के केबिन से बाहर चला गया और मैडम उसे बाहर जाते हुए देख रही। अब मैडम के चेहरे पर कई तरह के भाव जा रहे थे, लेकिन मैडम की आंखें डबाडब हो जाती हैं। वह झट से रुमाल निकालकर आंसुओं को पोंछ लेती हैं। इस घटना के बाद प्रेम सिंह और कलेक्टर मैडम के बीच अब भी दूरी बरकरार रही। वर्मा और प्रेम सिंह का जो झगड़ा हुआ था वह भी मामला अब शांत हो गया था और प्रेम सिंह अपने समय पर ऑफिस आता और समय पर घर चला जाता। ऑफिस में सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर 2 दिन बाद अचानक फ़ोन आ जाता है कलेक्टर मैडम के पास कि आपके ऑफिस में कैबिनेट मंत्री जी का जनता
दरबार लगने वाला है। मैडम अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देती हैं कि पूरी तैयारी की जाए और कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, नहीं तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे। जिस दिन मंत्री जी को आना था उस दिन स्टाफ के सभी कर्मचारी सुबह जल्दी आ गए, लेकिन प्रेम सिंह का कहीं अता पता नहीं होता। मैडम बार बार उन्हें ही ढूंढ रही थी। जब वह दिखाई नहीं पड़ते तब मैडम बड़े बाबू से कहती हैं कि पता करो प्रेम सिंह क्यों नहीं आया। और बड़े बाबू जब फ़ोन करके पता करते हैं प्रेम सिंह के पास तो पता चलता है कल रात में ही कुछ बदमाशों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया है और वह घायल अवस्था में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। जैसे इस घटना के बारे में बड़े बाबू मैडम को बताते हैं वैसे ही उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। वह नर्वस हो जाती है। मैडम के चेहरे को देखकर बड़े बाबू भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर प्रेम सिंह की तबीयत खराब है। प्रेम सिंह के घायल होने की सूचना मिलते ही मैडम का चेहरा क्यों उतर गया। और फिर मैडम बड़े बाबू से कहती हैं कि आप यहाँ की तैयारी देख लीजिए, मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। तब बड़े बाबू आश्चर्य में कहते हैं कि मैडम अगर आप चली जाएंगी तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा करो स्टाफ के किसी दूसरे कर्मचारी को प्रेम सिंह को देखने के लिए भेज दो। आपका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, आप मत जाइए। लेकिन मैडम जल्दी जल्दी में अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी के आगमन से भी ज़्यादा ज़रूरी है अस्पताल जाना। और वहाँ झट से गाड़ी पर बैठकर चली जाती हैं। और मैडम इस तरह से जाना बड़े बाबू को स्टाफ के दूसरे भी कर्मचारियों को बहुत आश्चर्य लग रहा था। कलेक्टर मैडम के अचानक अस्पताल में पहुंचने से अस्पताल परिसर में भी खलबली मच गई। मैडम लिफ्ट से जाना चाहा लेकिन लिफ्ट ऊपर थी, आने में उनके समय लगता, इसलिए मैडम झटपट सीढ़ियों से चलने लगी और जाकर आईसीयू वार्ड में पहुंच गई। मैडम को इस तरह भागते जाते देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी सदमे में आ गए और वह भी मैडम के पीछे पीछे गए। मैडम ने आईसीयू वार्ड में देखा तो वहाँ प्रेम सिंह अब भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे इस तरह से देखकर मैडम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैडम ने अपने आंसुओं की इतनी सफाई से छुपा लेती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। फिर वहाँ की उपस्थिति डॉक्टर से प्रेम के बारे में पूछती हैं। तब कहते हैं कि अब इनकी हालत स्थिर है, अब वह खतरे से बाहर हैं। तब मैडम डॉक्टरों को सख्त हिदायत देती हैं कि कोई लापरवाही इलाज में मत बरतना। और मैडम जब तक वहाँ पर रहे तब तक उनका फ़ोन लगातार बजता रहा। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जैसे ही वह प्रेम बाबू को देखकर आईसीयू वार्ड से बाहर निकली तब उन्होंने फ़ोन उठाया और बड़े बाबू ने बताया कि मंत्री जी यहाँ से नाराज़ होकर जा चुके हैं। मैडम वापस अपने कार्यालय में आती हैं तो वहाँ बड़े बाबू भी मैडम से पूछते हैं कि आप इस तरह से क्यों चली गई, लेकिन मैडम इसका कुछ जवाब नहीं देती। एक हफ्ते बाद प्रेम बाबू की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। वह घर पर आकर आराम करने लगे। उस दिन के बाद से मैडम दोबारा अस्पताल में नहीं गई, लेकिन वह बड़े बाबू के माध्यम से उनका बराबर हाल चाल लेती रही। 2 हफ्ते बीत गए। तब एक दिन छुट्टी का दिन होता है। मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी उठाओ, चलो, प्रेम को मुझे देखने चलना है। और साथ में सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ियाँ होती हैं। सब लोग जाकर प्रेम बाबू के घर पर पहुंच जाते हैं। तब मैडम उसे देखती हैं कि प्रेम एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और पूरे शरीर पर उनकी पट्टियाँ लगी हुई हैं। और यह भी देखती हैं कि प्रेम बाबू पास में ही टेबल रखे दवा और पानी को नहीं ले पाते हैं। उसे लेने का प्रयास करते हैं, जो बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। दर्द के मारे प्रेम सिंह से रहा नहीं जा रहा था। लेकिन अचानक दरवाजे पर मैडम खड़ी होकर देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती हैं। मैडम को अपने सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर को रोककर कमरे में उसके दाखिला होती हैं और उसके पास में ही पड़े टेबल पर जग उठाकर गिलास में पानी डालकर दवा लेकर प्रेम सिंह को खाने के लिए देती हैं। प्रेम सिंह
कुछ नहीं बोलता, मैडम के हाथ से गिलास को लेता है और दवा खाने के बाद कहता है, आपको इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिर ऑफिस के लोग तरह तरह के बातें करेंगे, क्या जवाब देंगे। तब हम मैडम कहती हैं कि यही बात तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था ना, जब तुम वर्मा जी से मेरे लिए उलझ पड़े थे। प्रेम सिंह खामोश रह जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रेम सिंह के पास में ही कुर्सी रखी होती है। मैडम उस कुर्सी पर बैठ जाती हैं और कुछ देर के बाद कहती हैं कि यहाँ पर अकेले ही रहते हो। तब वह अपनी आँख झेप हुए कहता है कि हाँ, मैं अकेले रहता हूँ। तो मैडम फिर कहती हैं, क्या कमरे की दशा बना रखा है, चारों तरफ कचरा कचरा बिखेर रखा है, अकेले ही क्यों रहते हो? यहाँ पर बेबी बच्चे को साथ में नहीं रखते, नहीं भी छोड़ दिया? तब प्रेम सिंह कुछ देर खामोश रहता है। तो फिर मैडम बोलती हैं, अगर बेबी बच्चे को साथ में रखते तो यह कमरा तो कम से कम साफ रहता, तुम्हें बना बनाया भोजन तो मिलता, दवा पानी तो मिलता। तब इस बार प्रेम सिंह बोल पड़ता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। तब मैडम कहती कि आखिर क्यों नहीं की शादी? प्रेम सिंह जवाब देता है कि आपने भी तो शादी नहीं किया है न। तब मैडम की आंख से आंसू आ गए। वह अपना सर नीचे कर लेती हैं। प्रेम ने मैडम की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें घर से तो निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाया। बहुत याद आती है तुम्हारी। अब वह कलेक्टर मैडम भी कहती हैं, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। और प्रेम सिंह के आंसू पूछते हुए कहती हैं कि पापा ने तो मुझे बहुत जोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप ज़रूर समझोगे और मुझे मेरी कद्र करोगे, इसलिए मैं भी शादी नहीं किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं। और आंसुओं को पोंछते हुए ही प्रेम सिंह ने जवाब दिया, आखिर हम दोनों ने अपनी अपनी नादानियाँ के चलते कैसे इतना समय बर्बाद कर दिए, मुझे क्षमा कर देना अनुराधा। तब मैडम ने कहा कि आपके ऊपर हमला वर्मा ने ही करवाया था और मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और पुलिस ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दिया है। तब प्रेम ने कहा, यह तो आपको नहीं करना चाहिए था मैडम, अब तो हमारे और तुम्हारे रिश्ते का ज़्यादा ही बात बढ़ गया है। बात का बतंगड़ बन जाएगा या बनाया जाएगा लोगों के द्वारा। मैडम ने कहा, यही बात तो तुम्हें 5 वर्ष पहले सोचना चाहिए था, तो हम दोनों आज साथ साथ होते। उस समय तो नहीं सोचा। प्रेम ने मैडम की और गौर से देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी भलाई के लिए ही किया। मैं शिक्षा के खिलाफ कभी नहीं था। मैं तुम्हें ज़रूर समझा सकता था, लेकिन अपने माँ बाप को अपने हिसाब से चलने के लिए कैसे कहता। फिर मैडम बोली कि मैंने क्या मांगा था उनसे, और अपने आप से मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मेरी शिक्षा ज़रूर जारी रहने दो, पढ़ाई मत छुड़ाओ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन वह लोग चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी घरेलू महिला की तरह सिर्फ गृहस्थी संभालूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप भी तो मेरे खिलाफ ही थे। तब प्रेम कहते हैं कि मैं आपके खिलाफ, आपकी शिक्षा के खिलाफ कभी नहीं था, लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़े से, खींचातान से तंग आ चुका था, तो आखिर क्या करता। ना तो तुम्हें समझा पा रहा था और ना तो अपने माँ बाप को समझा पा रहा था, तो आखिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन रास्ता तो सिर्फ यही था ना कि तलाक ही लिया जाए। मैडम फिर से आगे आ बोली कि तुमने भी उस दिन मुझे मायके जाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उस टाइम पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए तलाकनामे पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, वरना पापा तो कह रहे थे कि सिग्नेचर कर दो और रिश्ते से मुक्त हो जाओ, लेकिन वह सब
मुझे मंजूर नहीं था। देखो ना, आज मेरी किस्मत और मेहनत रंग लाई, जो मेरे सपने साकार हुआ। इतना सुनने के बाद प्रेम की आंखों से आंसू निकलने लगता है और वह मैडम का दोनों हाथ पकड़कर क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो अनुराधा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, यह मुझे बाद में एहसास हुआ और यह अच्छा किया कि मेरे द्वारा भेजे गए तलाकनामे पर सिग्नेचर नहीं किया, वरना मैं बहुत बड़े पाप का भागीदार होता। इतना कहकर लिपट कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद मैडम अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर से कहती हैं कि तुम लोग आज घर जाओ, मैं कल सुबह ऑफिस में मिलूँगी। मैडम के मुंह से इस तरह की बात सुनकर ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड भी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और वहां से चले गए। उसके बाद मैडम कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती हैं और दोनों पति पत्नी इतना दिन बिछड़ने के गम को भुलाकर, सारे गिले को भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की कहानी, जो बिछड़ने के बाद फिर से एक हो गए और पति पत्नी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को निगाह में रखने के लिए घर वाले से अनुबंध जरूर हुआ, लेकिन वह अपने फैसले से डगमगा नहीं और अपने सपने को साकार किया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।